ये एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का क्या है ये समझना है पहले। कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने शासन या गवर्नेंस का एक सिस्टम एडॉप्ट किया है। उस सिस्टम को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसे देश का शासन चलता है, कैसे गवर्नेंस होती है, उस सारे को आज समझने की कोशिश करिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से आया और क्यों हमने अपनाया, पहले ये भी समझ लीजिए। और बोलते हैं संसदीय प्रणाली। तो शासन तंत्र चलता कैसे है, क्या है तरीका? ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है पब्लिक। देश किससे बना हुआ है? पब्लिक से। पब्लिक का मतलब देश है, पब्लिक का मतलब ही देश है। पूरे देश की जो पब्लिक है उसका मतलब देश है, देश कुछ और नहीं है। 140 करोड़ जो लोग हैं वो देश है, पब्लिक। तो जो पब्लिक है, तो पब्लिक में सबसे पहली बात तो क्या है, वोट डालने का राइट कुछ लोगों को दिया हुआ है, सारी पब्लिक को नहीं है। तो सबसे पहली क्या है, वोट। वोट, अब वोट डालने का राइट किनको है? पहली बात तो कहा कि जो 18 साल के हो गए हैं उन्हें सबको वोट डालने का राइट है। दूसरा, ये सबको राइट है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें राइट नहीं है। जैसे द पर्सन हु हैज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ही कैन नॉट कास्ट हिज वोट। तो यहां कौन आ गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट डज नॉट हैव राइट टू कास्ट द वोट। और कौन है जिन्हें इस तरह का राइट नहीं है? सिटीजन्स हु हैव joined or joined the citizenship of other country, they don't have the right of to cast the vote, उन्हें भी नहीं है। और कौन है? और कौन है ऐसे? और वो लोग हैं जिन्हें सजा हो गई है। ऐसा नहीं है कि जेल में कोई पोलिंग बूथ बनाया जाता हो, भाई तुम भी अपना वोट डाल दो। नो, convicted persons do not have right to cast the vote। कौन आ गए इसमें? कन्विक्टेड भी आ गए। तो कन्विक्टेड को भी नहीं है, कन्विक्टेड को भी नहीं है। ऐसे करके तो आपने क्या समझा कि जिनको वोट देने का राइट है वो एक तरह से निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल वोट है, पूरे देश का इलेक्टोरल वोट। पूरे देश में कितने वोट हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या होना अलग बात है, वोटर्स की संख्या होना एक अलग बात है। ठीक है, तो ये वोट डालने वाले, तो वोट डालने वाले अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो वोटर्स का क्या काम है? वोटर्स विल सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव। अब जो रिप्रेजेंटेटिव है
he will cast his vote or support once again. He will elect some people. They will govern the system. ये भी कुछ लोगों को चुनेंगे. जैसे आपने एमएलए को वोट दिया, एमएलएज ने एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाया और मंत्री भी बनाया. आपने एमपी को वोट दिया और उन एमपीज ने प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को बनाया. तो आपको क्या समझ में आया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पब्लिक या वोटर्स सीधे वोट उन लोगों को नहीं करते जो शासन चलाते हैं. तो किसको करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं. इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. क्या बोलते हैं इसको? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ संसदीय प्रणाली. संसदीय प्रणाली एक तरह की सिस्टम है. किसका? गवर्नेंस का. एक सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब यह है द पर्सन हु विल govern the system, govern the country, we shall cast vote in favor him. हम उसके पक्ष में वोट डालेंगे. जैसे अमेरिका में होता है, तो लोग किसके लिए वोट कर रहे होते हैं? प्रेसिडेंट के लिए. तो इस तरह के तंत्र को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. है ना? एक ये सिस्टम है. और भी कोई एक होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम. वो हमने भी अपनाया है. तो वो उसमें क्या है कि आपने कुछ लोगों को चुना और वो लोग हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव दे आर इलेक्टिंग हिम. वो उसको चुन रहे हैं. किसको? जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है. तो ये सिस्टम भी हमने अपनाया है. बट दिस सिस्टम डज नॉट हैव रियल पावर ऑफ गवर्नेंस. हमने भी अपनाया है ये सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम सच्चे अर्थों में वो शक्ति नहीं रखता, गवर्नेंस की शक्ति नहीं रखता. हम राष्ट्रपति भी तो हमारे यही डेमोक्रेट वो रिपब्लिकन सिस्टम से चुना जाता है. लेकिन राष्ट्रपति को आपने सुना होगा, कई लोग कह देते हैं कि ये तो रबड़ की मोहर है, ये तो एक सांकेतिक पद है. ऐसा लोग बोलते हैं. What is the constitutional position of president? We shall discuss this thing. हम पढ़ेंगे इसको, जानेंगे इसको कि what is the constitutional position of president. तो ये रिपब्लिकन सिस्टम को भी हमने अपनाया. तो रिपब्लिकन सिस्टम की बात ज्यादा हम क्यों नहीं करते? हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पावर पार्लियामेंट्री सिस्टम को दी गई है, रिपब्लिकन सिस्टम को नहीं दी गई है. वो बात समझ रहे ना? रिपब्लिकन सिस्टम को हमने क्यों अपनाया है उसको भी डिस्कस करेंगे. तो आपको क्या समझ में आया? हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है. हमने क्यों अपनाया इस सिस्टम को? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसके अलावा भी और भी कई सिस्टम है गवर्नेंस के. तो हमने इसी सिस्टम को क्यों अपनाया? हमने क्यों नहीं अपनाया प्रेसिडेंशियल सिस्टम? इसके पीछे एक कारण था. ब्रिटेन के लोग हमारे यहां पर शासन में थे. तो शासन में थे, जो शासन उनके यहां जो चलता था उसी शासन को उन्होंने
हमारे यहां भी यूज किया। जो शासन उनके यहां चलता था उसी शासन का यूज हमारे भी किया। उनके यहां क्या शासन था? पार्लियामेंट्री सिस्टम था। और वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर था वो पावरफुल था, और जो राजा था प्रेसिडेंट के तौर पे, वहां राजा पहले से ही पावर था। ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम था और ना ही रिपब्लिकन सिस्टम था। रिपब्लिकन भी नहीं था। तो राजा कौन था? राजतंत्र जैसे चले आ रहे हैं, वंशानुक्रम वंशानुक्रम चला आ रहा था, वंश के आधार पर आज भी चला आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि रियल गवर्नेंस करने वाले सिस्टम को हम मानेंगे, लेकिन हम हमारे राजा का सम्मान करते हैं और राजा हमारे प्रतिनिधि के तौर पर एक तरह से वंशानुगत चला आएगा। यदि कोई लड़की है तो हम महारानी चली आएगी, तो महारानी भी थी। लेट आना आदत बना ली। फिर ये नजदीक रहते हो और लेट मत आओ। मेरे को तो आश्चर्य होता है उन लोगों पे जिन लोगों ने क्लास की फीस जमा कराई है और मोबाइल पे अपना टाइम पास कर रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग हियर। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो अभी नीचे लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे हो, उन्हें शर्म नहीं आती है, कम बुद्धि है। तो हमने ये एडॉप्ट किया ब्रिटेन की वजह से। ब्रिटेन, अंग्रेजों ने, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, अंग्रेजों ने भारत को लूटा। लूटा उन्होंने, वाकई में लूटा। कैसे लूटा? यहां से जो धन होता था उस धन को सरकार के माध्यम से, पीछे बैठ, आगे बैठेगा लेट आएगा। प्रिविलेज थोड़ी है भाई, ये कोई संसद थोड़ी है। संसद में देख नहीं रहे देश के वो चुने हुए लोग रोज हाय हुल्ला कर रहे हैं व्यर्थ का। हमें तो उनकी समझ पे भी कि कितने समझदार हैं उन पे भी आश्चर्य होता है। खैर, बताएंगे आगे। तो ये सिस्टम हमने अपनाया, उन्होंने लूटा, पैसा चला गया। तो लूटा पैसा ले गए, लेकिन अपने यहां से धन कमाने की एक व्यवस्था समझकर उन्होंने कुछ काम भी किए जो आज तक हमें फायदा दे रहे हैं। तो उन्होंने न चाहते हुए भारत को कुछ दिया। क्या दिया? एक सिस्टम दिया। अन्यथा तो क्या होता, अफगानिस्तान की तरह बहुत सारे कबीलों में बटे होते, देश का भूभाग जो आज देश के तौर पे है वो नहीं होता। सैकड़ों की संख्या, क्या हजारों की संख्या में नवाब और राजे थे यहाँ पे। और अंग्रेज ऐसे ही चले जाते तो क्या करते? बांट लेते। अरब अमीरात में जब उन्होंने देखा कि भारत जो फर्टाइल जगह थी वो तो निकल ही गया है, चारों तरफ से, इधर चाइना में झगड़ा चल रहा है, चाइना से वो भी चला गया 1948 में, तो बर्मा से चला गया। तो उन्हें लगा कि अरे छोड़ो इसको, और श्रीलंका से चला गया तो बोले यहाँ तो बिल्कुल घास भी नहीं होती है, इसको छोड़ के चल चलते। तो देख इसको, तो जो पुराने उनके भी राजा थे, पूरे दुनिया भर में ऐसे राजा और कबीले वाले लोग रहे हैं, तो उनके राजाओं को बुलाया, तो 6 राजा थे। उन्होंने कहा तुम्हें बांट देते हैं जगह, तुम ही चला लेना। वो तो ऊंटों पर चलने वाले लोग, उन लोगों को क्या किया? बांट दिया पूरे अरब अमीरात को। और आज वही राजा है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, उनका ही राजतंत्र चल रहा है। दुबई भी क्या है? एक राजा के पास है। ऐसे ही उसके 6 हिस्से हैं अरब अमीरात के।
सारे आपस में रिश्तेदार हैं। राजा राजा में शादी करता था, विवाह करता था, तो उन्हीं के आपस में सारे रिश्तेदार हैं, 6 के 6। तो वहां राजाओं को देके चले गए तो वहां सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ। लेकिन भारत में उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाया, जब यहां भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहां तरीका अलग है। उस तरीके को उन्होंने जानने की कोशिश की, तो देखा कि यहां न्याय और ये सिस्टम कैसे होता है। तो उन्होंने देखा कि मनुस्मृति से होता है। मनुस्मृति में कुछ एरिया कानून का है, तो बोले कानून इसमें जो लिखा हुआ है ऐसे राजा मानते हैं, उसे राजा इस तरह के काम करते हैं। तो उन्होंने ट्रांसलेशन कराया, उसका ट्रांसलेशन करा के ये जानने की कोशिश की, पढ़ के देखते हैं क्या है। कोड ऑफ जेंटू लॉज करा लिया। कराने के बाद पता लगा कि तो पुस्तक न्याय के तौर पे ठीक है, कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी बेकार है जो आज के डेवलप्ड सिस्टम में सही नहीं बैठती हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना सिस्टम जो ब्रिटेन में था उस सिस्टम को लेकर आए। वो उस सिस्टम को जब लेकर आए तो सबसे पहले उन्होंने ये सारे प्रयोग बंगाल में किए। तो आप देखोगे अंग्रेजों को, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आए कैसे कैसे थे। जैसे इधर के साइड से आए हैं ये, यहां देखेंगे, इस नक्शे को थोड़ा देख लीजिए। ये भारत है ना, और ये यूरोप है, ये वाला एरिया। तो ये यहां होकर और इसमें होते हुए आए। शुरुआत में ये यहां होते हुए आए, अंग्रेज जो आए पानी से, ये इधर से निकले, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के, और ये यूं यूं होके आया करते थे। यहां से निकलते थे, कहीं 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 बीच बीच में रुक जाया करते थे। इसके सारे 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 ये इस तरह है, ठीक है ना। पहले इसीलिए गुजरात में आए ये, जबकि यहां से सीधे, और जितने मुस्लिम आए तो ये कहां से आए, ये यहां से आए सीधे। तो यहां तक तो था ही था इंडिया, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये एरिया यहां तक तो था ही था। बाद में ये ईरान है, तो ये लोग कहां से आए, यहीं से तो आए, यही तो एरिया है। तो ये यहां से यहां इधर आ गए, और ये कहां से आए, ये यहां से आए। ये एक रास्ता है इनका। तो जब ये यहां से इस एरिया में आ गए, गुजरात वाले एरिया में, तो देखा कि सबसे ज्यादा जो समृद्ध प्रांत है वो तो बंगाल है। तो ये पहले बढ़े, इधर से यहां आए, तो इधर मद्रास और पांडिचेरी। लेकिन क्या हुआ कि 4 वैरायटी एक साथ आई व्यापार करने के लिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली। पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल के लोग थे, जिन्हें पुर्तगीज बोलते हैं। तो पुर्तगाली आए। फिर डच आए। डच का मतलब है हॉलैंड में जो लोग रहते थे उन्हें डच बोलते हैं, हॉलैंड के निवासियों को डच बोलते हैं। डच आए। फिर फ्रांसीसी आए, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ये सब यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे। और फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज सबसे बाद में आए। जब भारत में आ गए, मैं आपको बताऊं किस चीज की हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूं। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहां क्यों आया, कैसे आया। कम से कम जिस सिस्टम में हम रोज गवर्निंग चल रही है उसके बारे में जाने तो सही, कैसे आया ये। तो जब अंग्रेज यहां आए तो आपस में अंग्रेजों में लड़ाई होना शुरू हुई। वो सारे ही अंग्रेज कह सकते हैं आप, डच, पुर्तगीजी, सब हैं तो एक ही कैटेगरी के लोग। तो ये सारे लोग आ गए, तो व्यापारी थे ये बल, और इन व्यापारियों में आपस में झगड़ा होने लग गया। किस बात के लिए, स्वाभाविक है कंपटीशन होता ही है, तो आपस का इनका कंपटीशन था। तो ये इनके देश
यूरोप में भी आपस में लड़ते थे। जैसे भारतीय और पाकिस्तानियों में बैर बना रहता है, यदि कहीं दूसरे देश में चला जाए तो अच्छा ये तो पाकिस्तानी, ये हिंदुस्तानी, वहां भी बैर हो जाएगा। ऐसे इन लोगों का बैर यहां पर भी दिखने लगा। तो जो यहां राजा काम कर, यहां जो राजा थे तो आपस में यहाँ कंपटीशन था, तो कंपटीशन की वजह से लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा आपस में। जब झगड़ा होने लगा तो अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में जबरदस्त झगड़ा। आपने ध्यान आ रहा होगा, डुप्ले एक फ्रांसीसी होता था। डुप्ले की असफलता के कारण बताइए, लिखा पढ़ा होगा ना सोशल साइंस में। तो डुप्ले था कौन? गवर्नर था। कहां का? फ्रांस का, जो व्यापार के लिए यहां आया था, व्यापारी था। तो डुप्ले और अंग्रेज लड़ते थे। इधर पांडिचेरी में, पांडिचेरी या पदुच्ची, पांडिचेरी में हॉलैंड वालों ने कब्जा कर रखा था व्यापार पे। तो वहां पे भी लड़ाई हो रही थी। तो अंग्रेजों ने एक कंसेप्ट, अंग्रेजों का एक गवर्नर होता था लॉर्ड बेलेजली, उसने एक कंसेप्ट अपनाया कि यार ये झगड़ा चलता रहेगा। अब देखो अंग्रेज आए कितने से थे? 10-12 हजार अंग्रेज थे, इतनी बड़ी जनसंख्या पर कब्जा कर लिया उन्होंने। कब्जा किससे होता है? समझदारी से, बुद्धि से। तो देखो बुद्धिमानी, देखो उसकी क्या किया उसने। हमारे यहाँ के जो नवाब थे, जो राजा थे, जो मुस्लिम राजा थे, उनसे संपर्क साधा। बोले कि ऐसा है कि आपकी भी लड़ाई चलती रहती दूसरे राजाओं से, मैं आपको चाहो तो सपोर्ट कर दूं, मेरे पास अपनी छोटी छोटी सी सेना है। तो राजा को बुरा क्यों लगेगा? कोई कुछ से सपोर्ट करना चाहता है। बोले कर दूं। बोले कर तो दूंगा, लेकिन इस सपोर्ट में आपसे कुछ लूंगा। बोले क्या लोगे? कि जब आप जीत जाओ तो थोड़ी सी जगह मेरे को दे देना। बोले जगह का क्या करोगे? कि करूंगा कुछ नहीं, मेरी अपनी कॉलोनी बसाऊंगा, व्यापारियों का एक समूह इकट्ठा रखूंगा। तो राजा को लगा इतना लंबा चौड़ी जगह पड़ी है, नवाबों को लगा ठीक है दे देंगे। तो लड़ाई लड़ी। तो इनके पास उस समय के आधुनिक हथियार थे, बंदूकें थी, और हमारे लोगों के पास इतनी सारी चीजें उस रूप में डेवलप नहीं थी। जो मुस्लिम नवाब थे उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें दे देंगे। तो जीतना स्वाभाविक ही था, समझ से लड़ते थे, जीत भी गए। अब जीत गए तो उस राजा से कहा भाई इतनी लैंड हमें दे दो। राजा ने कहा ठीक है ले लो, हमने तो आपसे वादा किया था। तो राजा ने कहा वो लैंड दे दी। अब थोड़े दिनों बाद उसी राजा से कहा कि लाइन में रहो नहीं तो तुम्हें ही हरा देंगे। थोड़े दिन बाद उसी राजा पर अटैक करते हैं, तो पूरी जमीन को हड़प लेते हैं। तो जब जमीन हड़प ली तो एक एरिया उनका हो गया। जब एरिया उनका हो गया तो दूसरे राजा अब उनके पास अब शासक बन गए। अब दूसरे राजा जगह जगह लड़ रहे थे, और ये फिर दोबारा किसी राजा को कहा कि हम तुम्हें सपोर्ट कर देते हैं। बोले चाहिए क्या? बोले थोड़ी जमीन दे देना बदले में। बोले ठीक है। तो बदले में जमीन दे दी, बदले में जमीन दे दी। फिर उस राजा के खिलाफ भी ऐसा ही किया। तो उन्हें पता चला कि यार ये जो एरिया है भारत का, इसमें सबसे समृद्ध एरिया है बंगाल का। कहां का है? बंगाल का। बंगाल चलते हैं। तो अंग्रेज बंगाल जाते हैं। अंग्रेजों ने देखा कि बंगाल में जो चल रहा है, वहां के नवाब और मैंने बताया कि ये अंग्रेजों की देन है। और अंग्रेजों ने कैसे दिया, इस बात की चर्चा चल रही थी। तो लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधियां करना शुरू किया हमारे यहाँ के नवाबों के साथ, राजाओं के साथ। तो उन्होंने देखा कि सबसे समृद्ध एरिया कौन सा है। तो उस समय बंगाल सबसे समृद्ध एरिया होता था, और सबसे समृद्ध होने के कारण थे उसके, क्योंकि
वो समुद्र के किनारे था, व्यापार करने का एरिया बड़ा था, और उस समय जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था वो समुद्र के माध्यम से होता था। दूसरा, सिल्क में, कपड़े में बहुत आगे था। आज भी कपड़े के मामले में बंगाल का एक एरिया बांग्लादेश बन गया है। तो आप देखोगे बांग्लादेश में बहुत अच्छा फाइन क्वालिटी का बहुत सारा कपड़ा बांग्लादेश में बनाया जा रहा है, और बहुत तेजी से भारत से आगे निकल गई है उसकी ग्रोथ रेट। बांग्लादेश भारत से अच्छी स्थिति में है। ये एक अलग बात है कि वो समृद्ध एरिया ही था। भारत, ब्रिटिश भारत में वो समृद्ध एरिया था, तो वहां पहुंच गए। वहां पर भी उन्होंने यही किया। तो एक नवाब के साथ मिल गए, दूसरे नवाब को हरा दिया। मीर जाफर का आपने सब लोगों ने नाम सुना है, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, इन पे हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, मेरे को तो याद है ये सारी कहानियां। तो वहां पे अपना शासन तंत्र शुरू किया। और जो कलकत्ता है, एक जगह होती थी कोलिकता, छोटे छोटे 3 गांव थे वो, और कोलिकता एक बड़ा गांव था। 3 गांव को मिलाकर एक जगह बनाई, जिसका शहर का नाम हुआ कलकत्ता, और बढ़ते बढ़ते वो आज इतना बड़ा हो गया है। वहां उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया। वहां उन्होंने पहली सुप्रीम कोर्ट बनाई। एलिजा इम्पे को वहां का उस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाया, और वहां से एक शुरुआत हुई। तब ये जानने की कोशिश की कि भारत के कानून क्या हैं। एक सिस्टम लाए, तो पहली बार एक एक्ट बन के आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद ये चलता गया सिस्टम। और बाद में जो गवर्नर जनरल होता था, उस गवर्नर की काउंसिल जो होती थी, उसमें काउंसिल मतलब परामर्श करने वाले लोग, तो पहले तो अंग्रेजी होते थे परामर्श करने वाले, फिर इंडियंस को भी लिया गया, और इंडियंस ने ज्यादा मांग की कि हमें भी काउंसिल में लो, हमें भी। शुरुआत में राजा महाराजाओं से ही सलाह लेते थे, फिर ज्यादा लोग कहने लगे हमें भी लो, तो हमें भी लो, तो उसके लिए काउंसिल के लिए वोट करने लगे। तो वोट की शुरुआत हुई कि भाई ठीक है, किस किस को लेना है ये बता दो, तो वोट से वो लोग उसमें आने लगे। फिर काउंसिल में लोग बढ़ते चले गए। जब काउंसिल में लोग बढ़ते चले गए, ऐसे करके एक सिस्टम बना कि काउंसिल में जो लोग थे वही लोग, जब गवर्नर जनरल और एडवाइजर आया तो वही काउंसिल के लोग उच्च सदन बन गया। कौन सा सदन बना? उच्च सदन। और ये कहा कि क्योंकि वहां पे भी 2 सदन है ब्रिटेन में, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब जो संभ्रांत बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े राजघराने के जो लोग थे, वहां के जो नाइट्स थे, उन लोगों को उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे। उसी से बना एक शब्द। यहां पे भी उन्होंने ये पदवी देने का शुरुआत की। देखते ना, बड़ा लाट साहब हो रहा है, लाट साहब नहीं, वो लॉर्ड साहब है, यहां उसे लाट साहब कहना शुरू कर दिया। ठीक है ना, वो वहीं से आया है वो शब्द। लाट साहब कोई शब्द नहीं है। तो वहां से क्या हुआ, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ। तो वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो स्थिति थी, यहां उच्च सदन बनाया गया। उच्च सदन में के जो लोग कौन थे? काउंसिल में परामर्श करने वाले, बाद में इनको और बढ़ा दिया। और हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ कॉमन्स वहां था, यहां पे लोकसभा बनाई गई। ऐसे करके सिस्टम डेवलप हुआ। तो जो कानूनी व्यवस्था है वो अंग्रेजों द्वारा भारत को देन है। उन्होंने चाहे अपने बेनिफिट के लिए किया था, लेकिन भारत को क्या है, वो देन है। एक क्वेश्चन पहले कभी कभी पूछा गया है कि अंग्रेजों की भारत को देन, भारत को लूटा वो एक अलग बात है, देन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो उन्होंने हमें दी। उनमें कानून एक बड़ी चीज है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एक बड़ी चीज है।
ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम कहां कहां अपनाते हैं? आप देखो, पार्षद चुनते हैं, पार्षद मेयर को चुनते हैं, ये भी सिस्टम क्या कहलाएगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ये सिस्टम कहां से आया? ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन से आया। जब संविधान बन रहा था, तो 1935 का जो एक्ट था उसमें लगभग चीजें उस रूप में आ चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये चीजें आ रखी थी। और उन जब संविधान को बना रहे थे तो 1935 का जो एक्ट था उसी को रीढ़ हड्डी के तौर पर लिया। चेंज क्यों नहीं किया? दूसरा सिस्टम क्यों नहीं अपनाया? इसलिए नहीं अपनाया कि ये सिस्टम एक दिन में डेवलप नहीं हुआ था, सैकड़ों साल लगे थे। एक आध साल नहीं, सैकड़ों, मतलब पूरी की पूरी सदी लग गई थी एक सिस्टम को डेवलप होने में। इसलिए चेंज करना, उस समय के जो तात्कालिक जो लोग थे, जो समझदार लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाया, उन्होंने करना। इस सिस्टम को तोड़ने का मतलब एक नए सिस्टम में आना, और जनता नहीं समझ पाएगी, जनता इसकी आदी हो चुकी है, तो ये सिस्टम ही रखेंगे। तो उसी सिस्टम को उन्होंने रखा। तो ऐसे करके पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में आया। लेकिन जब दूसरे संविधानों को पढ़ा तो पता लगा कि इनमें भी कोई कई चीजें अच्छी हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम को भी लाए, तो दोनों को मिक्स किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कुछ हिस्सा, सारा नहीं, कुछ हिस्सा, लेकिन डायरेक्ट वोटिंग नहीं है। तो मैंने आपको एक बात समझाई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत ने एडॉप्ट किया है, और उस सिस्टम में ही जब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाएंगे तो तीन चीजें आती हैं। एक आती है उसमें से एग्जीक्यूटिव, दूसरा आता है लेजिस्लेचर, और तीसरा आता है जुडिशरी। ये तीनों को अलग अलग करने की कोशिश की, और कई जगह ये तीनों एक ही हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे एग्जीक्यूटिव पावर है, ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव सिस्टम। दूसरा, जैसे ऑर्डिनेंस वगैरह जारी करता है, अध्यादेश वगैरह आते हैं, तो उसको लेजिस्लेचर पावर है, ही कैन मेक द लॉ। और तीसरा, वो पार्डन कर सकता है, जुडिशियल पावर्स भी हैं उसके पास। क्या है? जुडिशियल पावर्स भी हैं। तो ऊपर जाके मिक्स हो गई ना, एक ही जगह आ गई ये सारी पावर्स एक तरह से। वैसे हम अलग अलग करके देखें तो इनका काम क्या है कि देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, कानून क्या होगा, ये काम करेगा लेजिस्लेचर। कौन काम करेगा? लेजिस्लेचर का ही मेन काम क्या है? टू मेक द लॉ, टू मेक द लॉ। कानून बनाने का जो मुख्य काम है वो विधायिका का है, विधायिका या लेजिस्लेचर। ये जो लेजिस्लेचर है, कुछ ऐसे मामले जिनमें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो लेजिस्लेचर में कौन लोग हैं? जनता के द्वारा चुने हुए लोग। तो ये जरूरी नहीं है किसी विषय में एक्सपर्ट हो। जैसे कोर्ट में काम कैसे हो, सुप्रीम कोर्ट में काम कैसे हो, हाई कोर्ट में काम कैसे हो, हाई कोर्ट के रूल्स कैसे होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कैसे होने चाहिए, हाई कोर्ट में जो जुडिशियल अफसर बनने हैं, जैसे आरजेएस बनने हैं, तो आरजेएस का पैटर्न कैसा हो, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं, कैसे इनके इंटरव्यू हो, कैसे लोगों को लें, तो इसके लिए नियम कौन बनाएगा? वैसे नियम बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। तो ये कहा कि इस तरह के जो विधायन है किसी एक्सपर्ट लोगों को ही सौंप दो, हमारी पावर उनको दे दो। तो वो पावर दे दी गई हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को
तो हाईकोर्ट जो कानून बनाता है, जैसे आप लोगों के लिए कि आपका एग्जाम प्री होगा, मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो ये नियम ही तो है। राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स बने हुए हैं, गुजरात जुडिशियल सर्विस रूल्स बने हुए हैं, हर स्टेट का है अपना जुडिशियल सर्विस रूल्स बने हुए हैं। तो रूल्स आर मेड बाई हाई कोर्ट। बल्कि पावर किसकी थी, ये तो विधानसभा के द्वारा बनने चाहिए थे, और विधानसभा के द्वारा बना के गवर्नर उस पर साइन करता। तो अब क्या कर दिया, ये वाला पार्ट प्रत्यायोजित कर दिया, डेलीगेटेड कर दिया टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने बना दिए नियम। बना कैसे दिए, प्रत्यायोजित है, शक्ति को दूसरे को दिया हुआ है, एक तरह से पावर को डिसेंट्रलाइज करके भाई ये काम आपको सौंपा जाता है, और फिर गवर्नर उस पर साइन कर देता है, वो कानून बन जाता है उससे आप। तो इसका काम क्या है, संसद लेजिस्लेचर का, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। अब कानूनों को निर्माण करने के बाद जो कानून बनाए गए उनके अनुसार पॉलिसीज को बनाना और लागू कराना, यह काम है एग्जीक्यूटिव का। किसका, अब एग्जीक्यूटिव में लोग कहां से आ रहे हैं, इसी में से आ रहे हैं। तो ये इसमें से कुछ लोग कॉमन हो गए ना, जो लोग यहां थे वही लोग यहां भी हैं। मान लो यहां पे 545 लोग थे, ठीक है, 545 में से 545 में से 15%, 15% कितने हो गए, 75 करीब, 75-80 लोग। तो 75-80 लोग इसमें से छांट लिए, ये कौन बन गए, मंत्री, प्रधानमंत्री। तो ये क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ थे ये लोग, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति जुडिशरी में नहीं था। तो कानून आपने बनाया, लेजिस्लेचर ने बनाया, ये लागू करा रहे हैं, सही तरह से लागू हुआ या नहीं हुआ ये काम देखने का जुडिशरी का है। इन्होंने कानून बनाया कि यदि ये सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इसके लिए पनिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 सिस्टम, और इस मशीन के एक तरह से बड़े 3 पुर्जे हो गए, ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। यहां तक ये सिद्धांत समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब एक सिस्टम को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो वोटर्स हैं वो वोट डालते हैं, और वो वोटर्स हम अभी देश के सिस्टम, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय लेजिस्लेचर और केंद्रीय न्यायपालिका के संबंध में ही थोड़ी देर बात करेंगे, फिर स्टेट्स में उनमें बाद में आएंगे ना। तो पब्लिक की जगह हम वोटर ले लेते हैं। वोटर्स ने एमपीज बनाए, कौन बनाए, एमपीज बनाए। तो इसके 2 सदन होते हैं, पार्लियामेंट के 2 सदन है। तो एमपी ऑफ राज्यसभा और एमपी ऑफ लोकसभा, दोनों को एमपी बोलते हैं, दोनों को एमपी बोलते हैं। तो ये जो लोकसभा वाले थे, ये हमने जो भी 18 साल से प्लस था उसने वोट कास्ट किया। ये जो लोग आए हैं ये ऐसे नहीं आए हैं। राज्यसभा में जो लोग आए हैं इनका 6 साल का 6 साल का इनका टेन्योर है, इनका टेन्योर 5 साल का है।
5 साल का इनका टेन्योर है। जो 6 साल के लिए जो लोग आए हैं ये कौन है और ये कौन है, इन दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लोकसभा जैसा कि नाम है, लोक माने पब्लिक, तो ये पब्लिक का हाउस है। ये हाउस किसका है? पब्लिक का। यहां कौन बैठा है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। यहां बैठने वाले कौन है? मतलब पब्लिक का प्रतिनिधित्व करने वाला है। किसका प्रतिनिधित्व करने वाला है? पब्लिक का। फिर ये क्या है? ये क्या पब्लिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता? नहीं, ये स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करता है। किसका? स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करता है, स्टेट्स का। तो इसमें जो बैठने वाले लोग हैं, जैसे हम बात करें, यहां 25 सीटें राजस्थान से आती हैं। लोकसभा में 25 लोग चुन के जाते हैं, राज्यसभा में, सॉरी, लोकसभा में, और 10 सीटें यहां पे कैसे आती हैं? तो ये जो 10 लोग हैं जो चुन के गए हैं, वो राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां? राज्यसभा में। तो इनको किसने चुना? इनका वोट कैसे हुआ? ये लोग चुन के गए, तो राजस्थान स्टेट का जो एमएलए हैं उन्होंने वोट डाला। तो अब देखोगे कि इस सदन के 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य। जैसे हम बात करें, इसमें टोटल तो 250 सदस्यों की बात करें, लेकिन 230, ये जो 230 हैं, उसमें से 1/3 हर दूसरे साल उनका कार्यकाल समाप्त होता है। तो कार्यकाल समाप्त होता है तो पता लगता है कि 2 सीट राजस्थान की खत्म हो गई, 3 सीट किसी दूसरी स्टेट की खत्म हो गई, 4 सीट। तो फिर उनके सीट्स के लिए चुनाव होता है, और उसमें वोट कौन डालता है? एमएलए वोट डालते हैं, और ऐसे चुन के राज्यसभा में लोग पहुंचते हैं। इसी को उच्च सदन बोलते हैं। एक तरह से ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ब्रिटेन में कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और हाउस ऑफ कॉमन्स है, वो लोकसभा है। ठीक है। अब जब ये लोग वोट डालते हैं, इनके द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा, एक तो स्टेट के एमएलए, इलेक्टेड एमएलए, इसके अलावा राज्यसभा के इलेक्टेड लोग और लोकसभा के इलेक्टेड लोग, ये सारे लोग वोट डालते हैं और भारत के प्रेसिडेंट को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अभी द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और इन्हीं सब लोगों ने इनको वोट किया, पिछले साल ही चुनी गई। तो ये ऐसे करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? ये एग्जीक्यूटिव पावर का हेड है। कार्यपालिका शक्ति का हेड कौन है? भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां तक का सिस्टम सबको समझ में आया कि नहीं?
तो फिर वोटों में क्या है, देखो थोड़ा सा आगे चल जाएंगे, बस इतना ही समझ लो। इनमें क्या होता है, जैसे राजस्थान के कितने लोग वोट डालेंगे, तो हर स्टेट का जो वोट का डिवीजन है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है। जैसे राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन यूपी में चले जाओ तो 80 है। कितनी है? 80। तो वहां 80 क्यों रखी गई है? जनसंख्या ज्यादा है। आप देखोगे जैसे एमपी की एक सीट जैसलमेर में है, तो जैसलमेर में जनसंख्या कैसी है? कम है, बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन जयपुर में, जयपुर के दो हिस्से हो रखे हैं, जयपुर का ग्रामीण और जयपुर का शहर। तो ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह और शहरी एरिया से रामचरण बोहरा, तो अलग अलग हो गए ना। ठीक है, तो जितने लोग हैं लोगों के अनुसार बना हुआ है, लैंड से नहीं है इसका ताल्लुक। जैसे पहले शुरुआत की थी कि 10 लाख लोगों पर एक एमपी चुना जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ कि जब वाजपेयी जी थे तो उन्होंने कहा, एक अमेंडमेंट लाए कि 2026 तक, कब तक? 2026 तक जो 545 का फिगर है संसद का वही बना रहेगा। अभी नई संसद बन रही है, संख्या बढ़ाई जा सकती है, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन 545 की फिगर कब तक चलेगी? अभी 2026 तक। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर कैसे प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं ये समझ में आया। चुनता कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ओनली द इलेक्टेड पर्संस, not nominated. Nominated persons cannot cast the vote for the President of India. They cannot cast. ये बात सबके समझ में आ गई होगी। ऐसे करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की थोड़ी सी बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फोटो हर केंद्र सरकार के सरकारी दफ्तर में लगा हुआ है। तो इसके पास क्या पावर है? सब कुछ पावर इसी के पास है। लेकिन इसको ये कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो कुछ भी तुम करोगे, सब कुछ करोगे तुम, आपको राइट है, आपको पावर है, बट आप अपने मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछ के करोगे, जैसा वो परामर्श दें वैसा करोगे। तो पावर है तो किसके पास? तो हर काम किससे पूछ के करना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है वो प्रधानमंत्री है। वो कौन है? प्रधानमंत्री। तो एक तरह से सारा काम करना किसको है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को। इसलिए बोल दी जाती है मोदी सरकार। आपके समझ में आता होगा क्या ये क्या चक्कर है, एक आदमी के नाम से कोई सरकार जानी जाती है? मोदी सरकार, गहलोत सरकार, या और स्टेट में जो भी सरकारें हैं, ऐसे ये कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मीडिया ने बनाया है मोदी सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई सरकार नहीं, कोई प्रधानमंत्री सरकार का नाम ही नहीं है। प्रधानमंत्री सरकार नाम नहीं है,
मुख्यमंत्री सरकार नाम नहीं है। एक तरह से वो अपनी जो काउंसिल है उनमें बराबर का मंत्री है, लेकिन उसके पास एक एडिशनल पावर है। कौन मंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये सारा का सारा डिसीजन राष्ट्रपति को इस आधार पर लेना होगा कि प्रधानमंत्री क्या कहता है। प्रधानमंत्री कहता है इसको मिनिस्टर रखो, इसको हटा दो, तो जिसको भी हटाने के लिए कह देगा तो राष्ट्रपति तत्काल उसे हटा देगा। राष्ट्रपति को अपनी बुद्धि से कोई काम करना है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया कि आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी, आप मंत्रिपरिषद की बुद्धि लगने दो, जैसे मंत्रिपरिषद कहे वैसे करते जाओ, सिवाय कुछ मामलों को छोड़ के। जैसे कुछ मामले क्या हैं? मान लो चुनाव के बाद ऐसे बहुमत आते हैं जो कई लोगों के पास है, अलग अलग बहुमत नहीं है, किसी को मिला, मेजॉरिटी किसी को मिली नहीं। जब मेजॉरिटी नहीं मिली तो मैं जाके कहता हूं, मान लो मैं भी एक नेता हूं और मैं कहता हूं जी मुझे आप बना दीजिए, मेरे पास 100 MP है, बाकी का मैं समर्थन ले लूंगा। दूसरा कहता है जी मेरे पास 150 है, मुझे बना दीजिए, बाकी का मैं समर्थन ले लूंगा। तो ऐसी स्थिति में वहां उसे अपनी बुद्धि लगानी है कि कौन मेजॉरिटी लेके आ जाएगा। तो मेजॉरिटी लेके आ जाएगा तो जो भी मेजॉरिटी लेके आ सकता है वहां उसका अपना विवेक है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री से पूछ नहीं सकते। जैसे मान लो इस साल 2024 में चुनाव होंगे और 2024 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मोदी जी को बहुमत नहीं मिला, कुछ सीटें मोदी जी की आई, कुछ सीटें राहुल जी की आई, कुछ सीटें केजरीवाल जी की आई, कुछ सीटें अखिलेश जी की आई, कुछ सीटें किसी और की आई, तो फिर ये सब लोग अपने अपने दावे के साथ पहुंचे प्रेसिडेंट के पास, हमें प्रधानमंत्री बना दो, हमें बना दो। तो वो ये देखेगी प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति, कि कौन बहुमत साबित कर देगा फ्लोर पे। और बहुमत का मतलब कितना है कि किसके पास 273 MP है। मान लो अभी नहीं है तो फ्लोर पर दिखा देगा। तो यहां उसका विवेक चलेगा। बाकी जैसे ही ये बन के आ जाएगा, जो भी बन के आ जाएगा, फिर अपने को राष्ट्रपति को अपना विवेक नहीं लगाना है। क्या करना है? अपनी मंत्रिपरिषद से पूछे जो भी करना चाहता है, जैसे मंत्रिपरिषद करे तो वो करते रहे। तो इसलिए जो मिनिस्टर्स की कैबिनेट है, जो काउंसिल है, वही डिसीजन लेती रहती है। राष्ट्रपति के लिए तो सिर्फ फाइल जाती है तो फाइल पे साइन करते रहते हैं, गलत है सही है जो भी है। बात समझ में आई क्या? अब एक बार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, आपने अभी देखा होगा कि पंजाब में एक आदमी अमृतपाल खालिस्तान की मांग कर रहा है और वो जनरल सिंह भिंडरावाले की बात कर रहा है। वो भी अलग देश चाहते थे, खालिस्तान बनाना। बाद में इंदिरा गांधी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने देखा कि सर से पानी उतर गया है, तो ब्लू स्टार के नाम से एक सेना ने मूवमेंट किया और जनरल सिंह को
स्वर्ण मंदिर में ही, स्वर्ण मंदिर के तहखाने में ही गोली से मार दिया था। उसमें बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग हताहत हुए, गोली चली, 3 दिन तक वो चलता रहा और मिसाइलों से और टैंकर भी टैंक भी पहुंचे। ये इस तरह का रहा। इसके पीछे कारण क्या था? पहले एक अकाली दल होता था, आज भी है। वो अकाली दल से इंदिरा गांधी परेशान थी और उस समय उनके बेटे संजय गांधी की ही चलती थी, जो संजय गांधी कहते वही चलती। तो संजय गांधी ने कहा कि अकालियों को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने कहा कि जो धर्म की बात करे, ये देश इस तरह के लोगों से भरा पड़ा है कि धर्म की बात करे, अच्छा धर्म की बात कर रहा है, उसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और इसी वजह से देश में आज भी हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि उस पार्टी को बहुत लंबे समय तक 2 सीट 4 सीट, वाजपेयी जी जैसे शानदार आदमी, वाजपेयी जी जैसे शानदार आदमी को भी बहुमत नहीं मिला था। 13 महीने की सरकार चलाने के बाद फिर सरकार दोबारा नहीं आई और साइनिंग इंडिया में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की और बहुत अच्छे थे। तो उन्हें समझ में आया कि ये नहीं होगा काम। उस समय भी जो गवर्नमेंट बनी थी वो राम मंदिर के आधार पर बनी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, उससे 2 सीटों से 85 सीट तक पहुंची। तो उनका समझ में आ गया कि भावना भड़काओ और ये भावना भड़काकर हिंदू हमारी तरफ वोट दे देंगे और हम ज्यादा सीट ले आएंगे और सत्ता में आ जाएंगे। ये प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री महोदय गुजरात में बखूबी कर चुके थे। तो उनके समझ में आ गई कि जब हम गुजरात में 3-3 चुनाव जीत सकते हैं तो देश में क्यों नहीं जीत सकते? भड़काओ जितना भड़काना है। तो उन्होंने ऐसा काम किया और सरकार भी आ गई। दूसरा, लोगों को बहुत लंबे समय बाद ये उम्मीद थी कि एक नया आदमी आएगा तो पता नहीं जाने क्या कर देगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो शायद तो सब लोगों ने वोट उनको दिया कि एक बार दूसरे को मौका तो मिलना चाहिए। तो मौका दिया और भरपूर मौका दिया। तो ऐसे करके ये सत्ता में आए। तो यही स्थिति खालिस्तान में भी हो रही थी। तो खालिस्तान में अकाली दल जो धर्म की बात करने वाले ही लोग थे, तो संजय गांधी ने सोचा कि धर्म की बात करते हैं तो एक धर्म, इनमें फूट डालने के लिए एक धर्म वाला हम भी खड़ा कर देते हैं। तो जनरल सिंह भिंडरावाले का इंटरव्यू लिया और उसको कर दिया। और जनरल सिंह भिंडरावाले ने देखा कि अच्छा, मैं तो इतना पावरफुल हो गया हूं। पैरेलल सत्ता चलाने लग गए। पैरेलल सत्ता चलाने लग गए तो पाकिस्तान उसे सपोर्ट करने लग गया। जब पाकिस्तान सपोर्ट करने लग गया, हथियार देने लग गया, तब इस तरह सीमा पे इतनी व्यवस्था नहीं थी। भेड़ चराने वाले कभी पाकिस्तान में चले जाते, कभी हिंदुस्तान में। तो लोग ऐसे आया जाया करते थे। इतना न उनके पास व्यवस्था थी, न भारत के पास व्यवस्था थी कि चारों तरफ से बिल्कुल बाउंड्री बना दो, ये बना दो। कितने सेना लगाएंगे? हर जगह आदमी थोड़ी लगाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था भारत में भी नहीं थी। तो उन्होंने हथियार भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लोगों को मानना भी शुरू कर दिया। एक बार बंबई तक गए और वहां तक किसी ने नहीं पकड़ा, डर की वजह से कि ये भिंडरा वाले और हथियार वथियार इतने लोग लेके चल रहे हैं, सब फर्जी हथियार थे। तो भिंडरा वाले बहुत मजबूत हो गया। लेकिन उसने दूसरा काम शुरू कर दिया। दूसरा काम क्या था? कि हिंदुओं को मारो। तो रास्ते में बस में से उतार उतार के हिंदुओं को मारे जाने लगा। जब मारे जाने लगा तो इंदिरा जी विचलित हो गई। इंदिरा जी ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुलाया। उन्होंने कहा कितनी देर में कंट्रोल कर लोगे? तो उन्होंने कहा जी मैडम जी, तो हमारे लिए बहुत छोटा सा काम है, 2 घंटे में फ्री कर देंगे। तो जब कोशिश की कि 2 घंटे में फ्री कर देंगे, तो पता लगा कि उन्होंने तो
जैसे सेना पहुंची तो नीचे से गोली आती थी, और वो उन्होंने वो बना रखे थे, जैसे ये जगह है तो इसमें ही नीचे बना रखा है, तो नीचे गोली लगती थी, पैरों में गोली लगती, सेना समझ नहीं पाई, फिर टैंक बुलाने पड़े। अल्टीमेटली 3-4 दिन में वो कंट्रोल में आया और गोले दागने पड़े, और सैकड़ों की संख्या में लोग और भी मरे। तो सरदार आप समझते ही हो, उन्होंने कहा कि बदला लेंगे इससे। बदला लेंगे तो कैसे लेंगे? बदला लेंगे तो कैसे लेंगे? कि कैसे भी लेंगे, बदला लेंगे। तो उन्होंने जब बदला लेने की बात सोची, तो जो खुफिया एजेंसी थी, तो जो इंटेलिजेंस थी, उन्होंने सूचना दी कि मैडम आपके यहां जो भी आपकी सुरक्षा में वो लगे हुए हैं, सरदार लगे हुए हैं, इन सरदारों को हटा देते हैं, सिखों को हटा देते हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो आतंकवादियों के विरुद्ध हमारी कार्रवाई थी, सारे सरदार थोड़ी खराब है, इनको नहीं हटाया जाएगा। तो उन्होंने उनके मना करने पर उन्होंने नहीं हटाया जाएगा। उस समय के जो आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों ने बेअंत सिंह से उनसे संपर्क साधा, बोले कि भाई ये है और तुम्हें धर्म के लिए काम करना है। तो इंदिरा जी अब अपने सुबह सुबह बहुत जल्दी सुबह चली जाया करती थी, सुबह 7-8 बजे, और फिर ऑफिस से आया करती थी। फिर भी तो वो ऑफिस वही घर में बना हुआ था, बहुत बड़ी एरिया में। तो वो उस अपने गार्डन से ऑफिस में जा रही थी और फिर वहां से काम करके वापस लौट रही थी, और वहां उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उनके ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाई, और सैकड़ों गोलियां चलाई, 35 गोलियां लगी। और फिर बचता थोड़ी, वही मर गई थी, हॉस्पिटल ले जाया गया, डेथ हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए? संजय गांधी की पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो राजीव गांधी को सब लोगों ने उस समय जो उन्होंने डिसीजन लिया, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया तो उसमें एक एक चीज ये भी थी कि उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह होते थे। ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति इसलिए बनाया, तो उससे पहले जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय उनकी सरकार में गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ज्ञानी जैल सिंह को गृह मंत्री बनाया, तो उन्होंने कहा यार तुम कर क्या रहे हो, ये रोजाना आतंकवाद फैल रहा है पंजाब में, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे। तो उन्होंने ये कंट्रोल भी नहीं करेगा, चलो एक काम करते हैं, गृह मंत्री चेंज कर देते हैं, और सिखों की भावना कंट्रोल में आ जाए, इसलिए एक सिख राष्ट्रपति बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राष्ट्रपति बनवा दिया। राष्ट्रपति बहुमत के आधार प्रधानमंत्री की चलती है। अभी मुर्मू जी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी की इच्छा थी तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये सारा खेल बहुमत का है। तो ज्ञानी जैल सिंह को बना दिया, ज्ञानी जैल सिंह बना दिया। तो ज्ञानी जैल सिंह को उस आतंकवाद के कारण ही राष्ट्रपति बनाया गया था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी का उड़ीसा में दिया हुआ एक इंटरव्यू था, सॉरी भाषण था। उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं इस देश के लिए समर्पित रहूंगी, चाहे मेरा कतरा कतरा, इस तरह का कोई एक भाषण था। उस भाषण को कांग्रेस ने पूरे भारत में चलाया और उसमें भारी बहुमत मिला। आज तक किसी को नहीं मिला इतना बहुमत राजीव गांधी को मिला जब दोबारा चुनाव हुए, क्योंकि चुनाव होने थे। चुनाव हुए तो उसमें भारी बहुमत राजीव गांधी को मिला। राजीव गांधी को बहुमत मिला तो राजीव गांधी राष्ट्रपति को समझते नहीं थे। जब नहीं समझते थे तो एक दिन ज्ञानी जैल सिंह ने जो तात्कालिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं राजीव गांधी को बर्खास्त करना चाहता हूं, क्या मैं बर्खास्त कर सकता हूं?
उन्होंने कहा सर करना मत, ये कदम तुमने उठा भी लिया तो ये तो बर्खास्त होंगे नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लेकिन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आपको महाभियोग से हटा दिया जाएगा। मतलब उन्होंने विचार किया तो फिर वो चुप पड़ गए, बोले नहीं नहीं उठाते। तो मैं क्या बता रहा हूं कि राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने मन से काम नहीं कर सकता, ये एक उदाहरण था जो मैंने अभी आपको बताया वहां से वहां तक ले जाके। तो राष्ट्रपति अपने मन से काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को मन से काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही जगह है जहां चुनावों से फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट आई है, वहां जाके फ्रैक्चर्ड जनमत आया है, वहां जाके उस समय अपना दिमाग लगाना है किसको हमें लेना है जो बहुमत साबित कर दे। और आज तो साइन मांगने लग गए, साइन दो, कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। बात समझ में आई आपके कुछ? तो ऐसे करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पावर मंत्रिपरिषद के आधार पर चलनी है। अब चूंकि राष्ट्रपति की बात चल रही है तो थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। एक बार क्या हुआ, इंदिरा जी कुछ मामलों में मोदी जी की, जैसे कहते हैं ना ये आदमी इसका बाप है, तो वो बहुत आगे थी। मतलब उनके संबंध में कहा जाता था कि वो भी डिक्टेटर हैं। तो एक बार चुनाव हुए, तो चुनाव होने के बाद रायबरेली से चुनाव लड़ा, उसमें पता लगा धांधली हुई है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया। इस पर नाराज हो गई तो उन्होंने कहा जो हेड ऑफ जुडिशरी है उसी को बदल देते हैं। अब वैसे तो बदल नहीं सकते थे, उन्होंने कहा नया आएगा तो हम हमारे पसंद वाले को जज बनाएंगे। तो पहले क्या था कि सीनियरिटी के आधार पर बन रहे थे, ये सीनियर, उसके बाद वो, दूसरे बाद तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बनते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे तो सरकार ने क्या किया कि दो लोगों को सुपरसीड करके तीसरा जो जूनियर था उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। उनके नीचे जो दो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोले इनके साथ तो कैसे करेंगे, हम तो इसके सीनियर हैं। तो जुडिशरी में एक टकराव पैदा हो गया, और जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में पहले से टकराव हो रहा था कि नहीं तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं काम कर रहे। जैसे केशवानंद भारती आया तो संसद की पावर्स के ऊपर कि संसद को कितनी पावर है, तो केशवानंद भारती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पावर तो है आपको, लेकिन ध्यान रखना जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं कर सकती संसद। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, उसे परिवर्तित नहीं कर सकते, आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। क्यों? जनता कह रही है साहब सारा हिंदू राष्ट्र, वो बागेश्वर कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, चिल्लाता रहता है ना। अरे बेवकूफ, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता। भाई तेरे अंदर तो ऐसी वो है कि तेरे तो अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही आया हुआ होगा, तू देख के ही बता देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो तेरे दिमाग में पहले से ही फिट होगा, तू तो भगवान है। तो उस बेवकूफों को यह भी पता नहीं है कि नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी केशवानंद भारती में कि नहीं, संसद के पास भी पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन करेगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के लिए भी क्या कह दिया कि तुम्हारे पास ये वाली पावर नहीं है, कितने ही कानून बनाओ, कल तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि मोदी जी को राजा बना दिया जाए, उनके मन में आ सकती है कि मैं जीवन पर्यंत तक इस देश में राजा की तरह रहूंगा। पुतिन ने किया ना, चाइना में जिनपिंग ने किया, तो ये भी तो कर सकते हैं। कैटेगरी तो वही है, कैटेगरी का मतलब इस लेवल के हैं, और उस लेवल का आदमी कब तक चुनाव लड़ते रहे? बार बार 5 साल बाद चुनाव लड़ना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है जनता के पास। जाने की जरूरत क्या है? कह दिया जाए कि
मोदी जी जीवन पर्यंत इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, आगे कोई चुनाव नहीं होगा। क्या हो पाएगा ये? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? मान लो सारे देश की जनता चाहती है तो फिर क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। जब बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज ही नहीं कर सकते तब तो कैसे होगा? फिर तो हो ही नहीं पाएगा, फिर तो हो नहीं पाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई। तो ऐसे ही जब उनके सामने मामला आया तो कॉलेजियम सिस्टम इंदिरा जी भी तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि ये जो अभी सिस्टम चल रहा है, पहले क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक प्रपोजल भेजता था, मेरे बाद मेरा ये जूनियर है, इसको आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दो। तो सिर्फ कुछ ही लोगों का आपस में कॉलेजियम सिस्टम था, बाकी और नहीं था। तो 1993 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक केस फाइल किया। उन्हें पता नहीं था कि ये डिसीजन हमारे विरुद्ध आएगा। तो उस डिसीजन में उन्होंने कहा कि एक कॉलेजियम सिस्टम होगा। क्या होगा? उसमें 3 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तीनों कौन से होंगे? सबसे सीनियर मोस्ट, और वो तय करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, और वही तय करेंगे भारत में किसको कहां, किस हाईकोर्ट जज को कहां ट्रांसफर करना है, वही तय करेंगे। कॉलेजियम ही तय करेगा। जब कॉलेजियम सिस्टम आ गया तो जो भी सरकारें थी बड़ा धक्का लगा, बोले हमारी तो सारी पावर छीन ली, सरकार के पास तो पावर ही नहीं है, ये तो खुद ही करेंगे। तो अब क्या हो गया कि वही तय करेंगे कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होगा। तो अभी जब से क्या चला आ रहा है, जो सीनियर है उसी को बना रहे हैं। उन्होंने क्या परंपरा तय कर रखी है, जो सीनियर है उसी को बना रहे हैं चीफ जस्टिस, चाहे वो एक दिन के लिए ही रह के जाए, लेकिन बनाएंगे वो उसी को। फिर एक समस्या पैदा हो गई, क्या कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में फिर उन्होंने एक डिसीजन में लिख दिया कि जिस प्रकार आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की बातों को मानने के लिए बाध्य है, ऐसे ही यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई बात भेजी है, मतलब ये भेजा है कि इस आदमी का अपॉइंटमेंट करना है जज के तौर पे, तो वो एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, एक बार उसे वापस कर सकता है। बाद में दोबारा भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे माननी ही पड़ेगी, प्रधानमंत्री की तरह माननी पड़ेगी इन मामलों में। तो जो पावर मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास थी, वही पावर किसने छिना ली? कॉलेजियम ने छिना ली है। तो इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जिस आदमी को ना चाहें कि ये आदमी जज नहीं बनना चाहिए, हाईकोर्ट जज, तो वो रोक लेंगे क्या? नहीं रोक सकते। ये किसको तय करना है? कॉलेजियम को तय करना है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मामले में सरकार नहीं चाहती थी कि यार ये तो, जैसे यही एक जज हुए फरजंद अली, उनकी भी फाइल रोकी गई। जो इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल विचारधाराओं को रखते थे, उन्होंने कहा ये तो मुसलमान है, तो उनकी फाइलें कुछ दिन तक सिर्फ लिंगर ऑन की गई, लेकिन फाइनली रोक थोड़ी सकते हैं। आप सिर्फ जांच के आधार पर लिंगर ऑन कर सकते हो, बाकी तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो वो सारी की सारी फाइलें उन्हें निकालनी पड़ी। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर है जुडिशरी के संबंध में किसके पास चलेगी? जो प्रधानमंत्री जैसी पावर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चलेगी। इसलिए हाईकोर्ट जज बनाने और सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के मामले में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की कुछ नहीं चलती। किसकी चलती है? कॉलेजियम की। ऐसे ही जैसे यहां से नाम किसी को हाईकोर्ट जज के तौर पर नाम भेजना है किसी का, तो कौन भेजेगा? हाईकोर्ट में एक कॉलेजियम होती है, उसमें कौन होते हैं? सीनियर मोस्ट 3 जज, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाईकोर्ट,
उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जज और उनमें तीसरे नंबर पे जो भी जज आए वो तय करता है कि भाई इसका नाम भेज दो। उतने नाम जो उन्हें जज बनाने वो भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट। वहां की कॉलेजियम फिर उनके संबंध में देखती है, आईबी की रिपोर्ट वगैरह जाती है कि भाई कहीं उद्दंड आदमी तो नहीं आ गया हाई कोर्ट में, उसकी विचारधारा कैसी है, उन सबके जो भी उसने पोस्ट इधर से उधर किए, कभी बोला है, सब कुछ देखा जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यही सब देखती है, कहीं कट्टरवादी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से कितनी मैच करती है इसकी विचारधारा, कहीं ऐसा आदमी तो नहीं पहुंच गया कि गलत भाषणबाजी करता रहा हो, कहीं नेतागिरी करता रहा हो। तो उन चीजों को, उनकी रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है और उसके आधार पर वो जांच करके, और उसके लीगल तो देखते ही हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। अब वो फाइल प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास भी जाती है, तो वो सोचते हैं कि क्या करें, थोड़ी ठीक है, थोड़ी देर रोक लो, डिले कर दो, इसका मन नहीं चाहिए है तो। यदि वो ये कहेंगे कि एक बार और प्रेसिडेंट को परामर्श उन्हीं का लेना है, तो लोग क्या करें, तो वो कहेंगे ठीक है इसको जज बना दे दो, वो कहेंगे नहीं मना कर दो, तो वो कहेंगे मना कर दिया, तो वो फाइल कहां जाएगी, कॉलेजियम में जाएगी। कॉलेजियम में जाएगी तो कॉलेजियम ने दोबारा भेज दीजिए होगी तो क्या करना पड़ेगा, माननी ही पड़ेगी, ना प्रधानमंत्री की चलेगी ना राष्ट्रपति की चलेगी, वो माननी ही पड़ेगी। हाँ, सीएम के पास भी जाती है, सीएम के पास भी जाती है, क्योंकि गवर्नर की भी रिकमेंडेशन जाती है। हाईकोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ हाईकोर्ट जजेस पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, यहां तो मैं चूंकि राष्ट्रपति के संबंध में बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट पावर हो गई है। दरअसल बेयर एक्ट को एक बार बाद में लेंगे, एक बार आपके स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, क्योंकि बेयर एक्ट से एकदम स्ट्रक्चर समझ में आएगा नहीं, स्ट्रक्चर आपके फिट हो जाए, फिर मैं बेयर एक्ट में जो चीजें, वैसे बता वही रहा हूं जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, अलग नहीं बता रहा। तो आपके ये समझ में आया। ऐसे ही फिर क्या होता है, पार्डन पावर होती है। क्या होती है, पार्डन पावर। पार्डन पावर का मतलब क्या है, दया याचिका जब जाती है ना, ध्यान रहे, तो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को अंतिम सजा दे दी है, तो अंतिम सजा दे दी है, किसी को मान लो मृत्युदंड दे दिया है, तो मृत्युदंड वाले को, हरेक को ये राइट है कि वो राष्ट्रपति से दया की भीख मांग सकता है। दया की भीख मांगेगा तो उस संबंध में राष्ट्रपति क्या अपने विवेक से काम करेंगे, नहीं, तो भी विवेक नहीं है, कौन करेगा, पूछेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को, क्या करें इसमें। कभी कभी ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी होती है, उन्होंने कहा आप तो ये काम तो आप ही तय कर लो, आप अपने मन से करो, तो कर लेते हैं, नहीं तो सारा का सारा कौन तय करता है, सरकार ही तय करती है कि इसको फांसी देनी है या नहीं देनी है। वो कहते हैं फांसी लगवा दो, ठीक है, कंफर्म कर दिया उन्होंने फांसी, उन्होंने कहा क्षमा कर दो, तो ठीक है क्षमा कर दो। किसकी पावर है, कर कौन रहा है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव समझ में आई आपके, क्योंकि कार्यपालिका का हेड तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन उसके लिए क्या लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि परामर्श आपको करना है अपनी मंत्रिपरिषद से। अब बात आती है अब कि पार्डन पावर किन मामलों में एक्सरसाइज करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन पावर जहां करता है, तो पहले ये देखते हैं कि जो कानून बना था जिस पर वो पार्डन कर रहा है, वो केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर में बना था या स्टेट वाली में बना। तो यदि वो कानून केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर में था, आपको ये पता है कि केंद्र के पास कानून बनाने की एक शक्ति है, और उसको सेंट्रल लिस्ट के साथ, यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, संघ सूची। उसमें लिस्ट दी हुई है पूरी की पूरी कि संघ सूची के ये सब्जेक्ट हैं, इन पे यूनियन लिस्ट है, इस पे सेंटर कानून बना सकता है।
एक है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बना सकता है, और एक है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं, जिसने पहले बनाया वो प्रिवेल करेगा। बाकी और कैसे कैसे बनेंगे कानून, ये आपके कानून बनाने का तरीका, कैसे कैसे कानून बनते हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो उसको देखता है कि क्या ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट था, क्या इस पे सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर लागू होती थी, उसको क्षमा या न क्षमा करने वाला काम करेगा। ये बात समझ में आई? लेकिन जहां डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी में हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा। क्या कर सकता है? पूरी तरह माफ कर सकता है, और क्या कर सकता है? उसे कम्यूट कर सकता है, कम कर सकता है। जैसे मृत्युदंड है, कह दी चलो 100 रुपए का जुर्माना भरो, एक तरफ तो फांसी लग रही थी, दूसरी तरफ कह दिया 100 रुपए का जुर्माना भरो। ये भी कह सकता है 100 रुपए भी मन दो, ये भी हो सकता है आजीवन कारावास में बदल दे। आजीवन कारावास है तो ये भी हो सकता है कि 14 साल की सजा में कर दे। 14 साल की सजा है तो वो भी ये भी कर सकता है 1 साल लगाओ। तो इन सजाओं को ये पार्डन पावर है। बेर एक्ट के अनुसार एक एक चीज को लेंगे। दूसरा कि जो प्रेसिडेंट है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख है। क्या है? हेड ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। लेकिन चीन से लड़ने भेजे तो कौन भेजेगा? अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, मन में आ जाए चलो देखो चीन बहुत परेशान कर रहा है, हमारी इतनी सारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसे छुड़ाना है। मुर्मू जी का है नहीं, चलो सेना को भेज दें। कैसे भेजोगे? पीएम साहब से पूछोगे ना, उनकी चलेगी आपकी नहीं। तो आपको क्या करना है? बोले सहन करना है सिर्फ। बात आई समझ में? तो किस जगह विवेक की शक्तियों का उपयोग कर रहा है? विवेक वाली शक्तियों का उपयोग कहां कर रहा है? इलेक्शन के बाद जब मेजोरिटी आए उस समय। बाकी क्या कर रहा है? सिर्फ मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम कर रहा है। तो मैंने भी आपको बताया कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, सेनाओं का प्रमुख और जुडिशियल पावर। फिर आती है अदर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट। जैसे और भी ऑफिसर्स हैं। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। क्या है ये? एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास भारत में चुनाव कराने की शक्ति है, फेयर चुनाव। और इस इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, 3 लोग होंगे। तो इनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि ये गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट उन लोगों को अपॉइंट कर रही है जिन लोगों को गवर्नमेंट चाहती है कि उसका फेवर करेंगे। ऐसे आरोप लगे थे, ऐसे आरोप लगे थे। इन आरोपों में के संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है। जब चुनाव प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, देखो हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल ईमानदारी से ही काम किया हो, सरकार की बिल्कुल न मानी हो, चुनाव फेयर हुए हो और ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन पार्टीज ने, सब ने ये कहा कि ये तो चुनाव प्रॉपर नहीं हो रहे हैं।
और तब और ज्यादा बात आगे चली गई कि इलेक्शन कमिश्नर ने यह तय कर दिया कि शिवसेना बाल ठाकरे के जो बेटे हैं, क्या नाम है, उद्धव ठाकरे, अब वो उसके प्रमुख नहीं रहेंगे, शिंदे प्रमुख रहेंगे। अब शिवसेना का तीर कमान और ये सब उनके पास रहेगा। बात और पूछी तो इसके लिए क्या किया, एक बेंच बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कैसी बेंच? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब ये होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दों पे एक्सप्लेन करने वाली बात आए तो 5 जज होते हैं जिसमें, और एक जज की अध्यक्षता में बनाई जाती है। तो 5 जज रखे और उसमें बेंच बनी। तो उन्होंने जो बात कही अपॉइंटमेंट के संबंध में, अभी तक क्या हो रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका अपॉइंटमेंट कर रहे थे जो मंत्रिपरिषद कहे, और कानून कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता था, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप एक्सप्लेन कर लिया कि नहीं, गवर्नमेंट कहे ऐसे नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे वैसे आपको अपॉइंट करने हाई कोर्ट में, जुडिशरी तो ऐसे अपॉइंट होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंसी बनाए रखनी है जुडिशरी की। और क्यों बनाए रखनी है, ये भी इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी भी बेसिक स्ट्रक्चर है काय का, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो सरकार किसी भी तरह का निर्णय अपने फेवर में करा लेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट ऐसे होगा इसका, तो अपॉइंटमेंट का एक नया स्ट्रक्चर दिया। बाद में इलेक्शन कमीशन के मामले में कहा कि जब लोकतंत्र इसका बेसिक स्ट्रक्चर है तो फेयर चुनाव होने चाहिए, और इनके ऊपर यह आरोप लग रहा है इलेक्शन कमिश्नर ये दिक्कत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि अब एक कमेटी करेगी अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अब सरकार का प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद नहीं कर सकेगी, और उस समिति में कौन लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का नेता, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पता है अब इसको देखने से पता कैसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता दोनों सहमत नहीं होंगे, अपॉइंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेगा कि किसको बनाने, क्योंकि वो तो दोनों एक हो ही नहीं सकते। जितनी राजाओं में भी कट्टरता नहीं थी, राजाओं में भी आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता नहीं थी, आज पॉलिटिक्स वैमनस्यता की हो गई है। पूरी ताकत लगा रखी है दोनों ही, विपक्ष ने भी वो सरकार के विरुद्ध जो बोल सकती है बोल रही है, और सरकार भी जितने भी हथियार चला सकती है, ईडी की, सीबीआई की, जैसा भी किसी को जेल भेज सकती है, जो कर सकती है वो सब कर रही है। केस हो ना हो बना तो सकते ही हैं, डिसीजन देते हैं, एक बार तो जेल भेज ही सकते हैं, डिसाइड होता रहेगा 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। जैसे 2G घोटाला हुआ, कहा गया 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो मंत्री था उसे जेल की, और लोगों को बहुत सारे लोग पकड़े गए, जेल में गए, ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद पता चला 1 रुपए का ही घोटाला नहीं हुआ, लेकिन झूठा चला। तो जिसने झूठ फैला के सत्ता हासिल की उसको भी तो जेल होनी चाहिए। ये हमारे यहां कोई कानून नहीं है अभी। भाई झूठ फैला के आप कैसे हटा सकते हो, आपके पास प्रॉपर और पुख्ता सबूत होने चाहिए।
एक को पकड़ने नहीं जाएगी ईडी सीबीआई यदि ये कर दिया जाए बिना झूठे सबूतों के आधार पर, या वो कन्विक्ट नहीं हुआ जिसे आप पकड़ रहे हैं, तो फिर आपको 1-1 साल की जेल होगी। पकड़ेंगे क्या? फिर पकड़ेंगे तो बिल्कुल पक्के सबूतों और के आधार पर ही पकड़ेंगे, नहीं पकड़ने नहीं जाएंगे और मना कर देंगे सरकार से, सॉरी जी ये नहीं हो पाएगा, झूठा नहीं फंसा पाऊंगा। अधिकारी को जब जेल जाने की बात आ जाएगी, ये कानून बनेगा आगे आने वाले टाइम में। तो यहां अपॉइंटमेंट सिस्टम किसका कर दिया? तो अपॉइंटमेंट के संबंध में जैसे 2 महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट मैंने अभी आपको बताए, कौन कौन? एक तो इलेक्शन कमिश्नर और जजेस। अब देखो जजेस के अपॉइंटमेंट सिस्टम के आधार पर थोड़ी सी एक आध चीज और रह गई। एक व्यवस्था जब मोदी जी आए तो एक व्यवस्था ये लेके आए। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि जुडिशियल सिस्टम के संबंधित कोई बड़ा अमेंडमेंट करना है तो फिर आपको स्पेशल अमेंडमेंट पे आना पड़ेगा। स्पेशल अमेंडमेंट क्या होता है? तब आपको 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए और 50% राज्यों के विधानसभाओं का भी अनुसमर्थन चाहिए। ये सबसे बड़ा, सबसे टफ अमेंडमेंट होता है, ये सबसे टफ अमेंडमेंट होता है। और इस अमेंडमेंट को कैसे न कैसे ही लेके आ गए और एनजेएसी आया और उसमें यही था कि अपॉइंटमेंट सिस्टम में जज कैसे अपॉइंट होगा, इसमें हम भी आना चाहते हैं और उसमें कर दिया कि सरकार का विधि मंत्री भी उसमें रहेगा। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि एनजेएसी आ गया है और इसमें विधि मंत्री भी रहेगा और विधि मंत्री ये प्रेशर डाल सकता है सरकार उसके अपॉइंटमेंट के समय में कि नहीं जी ये भी अपॉइंट होगा या ये नहीं होगा, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खराब होगी, एग्जीक्यूटिव का कोई आदमी इस तरह आएगा। तो उन्होंने एनजेएसी को ये कहते हुए संसद का इतना बड़ा अमेंडमेंट आया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार में पूरी मेहनत पर, जो मोदी जी ने उस समय मेहनत की कि जज जुडिशरी को हमारे कंट्रोल में लाने की, कि एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ जाए जुडिशरी, उन्होंने साफ कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, वो खत्म। बात समझ में आई? तो ऐसे क्या किया? जुडिशियल सिस्टम की इंडिपेंडेंसी के संबंध में, इलेक्शन कमीशन के संबंध में, इसके अलावा तीनों सेनाओं का प्रमुख है तो सेनाध्यक्ष भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके परामर्श से? मंत्रिपरिषद के परामर्श से। इसके अलावा और इस तरह के और जो पद हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, समझते हैं यूनियन पब्लिक यूपीएससी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम क्या है? यूनियन के लिए बेस्ट लोगों का चयन करना। कौन कौन से बेस्ट लोग? जैसे अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में कई कैटेगरी की सेवाएं हैं, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, आईएफएस भी है। एक इसके लिए सिविल सर्विसेज के नाम से एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, कैसे कैसे उन्हें चुनना है और इम्पार्शियल तरीके से कराती है, उसमें कम आरोप लगे। सरकार भी, जैसे कोई आदमी आरपीएस है, आरएएस है, आरएएस से आईपीएस में या आरएएस से आईएएस में या आरपीएस से आईपीएस में प्रमोट होना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? उनका भी फिर दोबारा से एग्जाम लेगी वो। ऐसे नहीं कर देते भाई सरकार ने रिकमेंडेशन आई चलो बना दो, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन नहीं, वो उस बनने लायक है या नहीं है
उसका एग्जाम फिर दोबारा से कंडक्ट कराती है, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो ये सब काम कौन करता है? यूपीएससी। तो यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी का मेंबर कौन अपॉइंट करेगा? यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी का मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भी जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ ऑफिसर है, संसद में बैठ सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता उसके फेवर में। ऐसे ही स्टेट में भी होता है एडवोकेट जनरल, वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हेड है, लेकिन पूरे भारत में जगह जगह भारत सरकार के विरुद्ध भी तो केस होते हैं। राजस्थान में भी कर सकता है, गुजरात में भी कर सकता है, मध्य प्रदेश में भी कर सकता है। किसके खिलाफ? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष, भारत के सरकार का पक्ष रखने के लिए जो एडवोकेट अपॉइंट किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉलिसिटर। वो क्या कहलाते हैं? सॉलिसिटर जनरल। ये बात समझ में आ गई आपके? केसेस तो सभी जगह होते पूरे देश भर में। तो इनके अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। किसके परामर्श से? अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श से। इन दो में दिक्कत हो गई है, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन और जजेस। अब दूसरी चीज आती है, सीबीआई का डायरेक्टर, ईडी का डायरेक्टर, अदर के डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। किसके परामर्श? जिसका नाम प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद भेजेगी उसी को अपॉइंट कर देगा, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। तो ये अपॉइंटमेंट के, तो मैंने आपको कुछ पावर्स बताई प्रेसिडेंट की, अपॉइंटमेंट की पावर है। इसके अलावा पार्डन की पावर है। इसके अलावा पार्डन की पावर मतलब जज भी है, वो जुडिशियल पावर हो गई। इसके अलावा क्या कानून बनाने की पावर भी है उसके पास? हाँ, मान लो कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब सरकार को इमीडिएट कोई कानून की जरूरत है और पार्लियामेंट उस समय नहीं चल रही है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, तो उस समय सरकार को कानून की जरूरत है तो सरकार ऑर्डिनेंस जारी करा सकती है, और उसमें उतना ही बल है जितना बल संसद द्वारा बनाए हुए कानून में होता है। फिर किसी सदन में जाना और ये सारा करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट परामर्श करती है कि ये बिल है और इस पे ऑर्डिनेंस ले आओ, तो ऐसे करके ऑर्डिनेंस ला सकती है। समझ में आया आपके बात? तो ये कानून बनाने की पावर है, उतनी ही पावर है इसके पास जितनी पावर संसद द्वारा बनाए हुए कानून में है। लेकिन ये कानून तब तक ही रहेगा जैसे सेशन शुरू हुआ, नेक्स्ट सेशन में ये कानून आपको उस पर रखना पड़ेगा। दोबारा कंफर्म कर देती है तो एक्ट बन जाएगा, पार्लियामेंट का ही एक्ट कहलाएगा। और यदि बहुमत नहीं है, नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बस यहां तक की समझ में आई? तो मैंने आपको ये बताया कि प्रेसिडेंट करता क्या है? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में जैसे बहुत सारी लिस्ट है, सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट की बात की। तो जो साबित कर सकता है, बहुमत साबित कर सकता है, उसे प्रधानमंत्री बनाएगा। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, सारे सेनाओं के अध्यक्ष, ईडी का अध्यक्ष, वो डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर, इन सब में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट,
इन संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चलेगी, मंत्रिपरिषद की नहीं चलेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन का मामला हो तो एक कमेटी करेगी, कमेटी की चलेगी, कमेटी कहेगी, उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा। जुडिशियल पावर में ऑर्डिनेंस ला सकता है, सेना का हेड होता है, ये मार्शल पावर्स हो गई उसकी।